हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अब तक दो क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में रिवीजन की ज़रूरत है, नॉट सो मच रिक्वायरमेंट। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है इंट्रोडक्शन में, लाइक जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, कब आया, प्लस हमने उसमें रजिस्ट्रेशन पढ़ा है, प्लस कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई है जीएसटी रिजिम से, जीएसटी से अलग कर दी गई है कुछ चीज़ें। एग्जाम्पल बताएंगे? एग्जाम्पल प्लीज़। लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजप्शन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, 9(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी कुछ और था, कंपोजिशन स्कीम, छोटी मोटी बातें थी, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ आगे सेपरेट चैप्टर्स आएंगे। एग्जाम्पशन की कुछ बातें थी। रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी 10 लाख, 20 लाख, 20 to 40, 20 to 40, 20 फॉर सर्विसेज, 40 फॉर गुड्स। ओके, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना टाइम हो सके उतना डेवोट करना है हमें। चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि जीएसटी में सेल परचेज नाम की कोई चीज़ नहीं है, ओनली सप्लाई वर्ड यूज़ होता है। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। हमारे यहाँ जीएसटी में फ़िलहाल क्या है ही नहीं, सेल और परचेज वर्ड नहीं है। आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। ओके, स्टार्टिंग में हमें कुछ पॉइंट्स, लर्निंग आउटकम्स। After studying this chapter, you will be able to, आप इसके एबल हो जाएंगे किस चीज़ के? अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई, इट्स मीनिंग एंड स्कोप। ओके, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन दैट विल अमाउंट टू सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। कुछ बातें हैं, ठीक है। क्लासिफाई द ट्रांजेक्शंस आइदर एज गुड्स or as a service. Okay, explain the composite mix supply. Okay, pinpoint the transaction which will be neither the goods nor the supply of services. Okay, done. सारे इजी है, नॉट सो टफ। इंट्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हम। रेलेवेंट डेफिनेशंस, अब आएंगे कुछ डेफिनेशंस जिनको हमें इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। गुड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज़ आप, गुड्स। साथ ही साथ मैं इनके चार्ट्स बनाऊंगी छोटे छोटे, जो आपके फ्यूचर में यानी कि रिवीजन के टाइम पर और एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं आपको पहले चार्ट से पढ़ाती हूँ, देन हम आते हैं मैं आपको पहले रीडिंग करवाती हूँ, देन आते हैं हम चार्ट्स पर, आपको समझ में ज़्यादा अच्छी बेटर आएगा। गुड्स मीन्स, आप प्लीज़ रीड करिए इसको। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ लिखिए प्लीज़, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, यानी कि नॉट इंक्लूड इमूवेबल। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, डन। Every kind of movable property other than money and securities other than, यानी कि गुड्स की डेफिनेशन में मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं है, बट इंक्लूड्स, यानी कि इंक्लूड करना है, गुड्स की डेफिनेशन में है क्या? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि घास वगैरह जो आप उतार कर गाय का चारा वगैरह सब बना देते ना, वो जीएसटी में है, बिल्कुल है। अब मैं इसी बात को एक चार्ट के थ्रू समझाती हूँ आपको। बी रेडी फ्रेंड्स, रहा आपके सामने चार्ट जी। गुड्स मीन्स, आप ध्यान से पढ़िए, इस चार्ट की फोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान से वर्ड पढ़िए, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, गुड्स इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स है तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। इंक्लूड में क्या क्या है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स। एक्सक्लूड में क्या क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज। ध्यान रखिए, मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स में इंक्लूड नहीं होती है। आपको समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। कंपिटेंट अथॉरिटी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फैमिली नॉट सो इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब हम गुड्स की अगर दोबारा देखें, गुड्स मीन्स, चार्ट ऑलरेडी बना लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप यहाँ वर्ड नोट कीजिए कि इमूवेबल अंडर द जीएसटी नहीं है, इमूवेबल अंडर जीएसटी नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हैं इमूवेबल। डन फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लिख चुके हैं। ओके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, डन। कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं पढ़ना है, फैमिली नॉट सो इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट नहीं, लोकल अथॉरिटीज आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है पेपर पर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जस्ट नॉलेज। लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, क्या क्या बता रखा है वो सारी बातें। बिजनेस नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ ओके, ये आप एक बार रीड कर लेंगे अपने आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वाटर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट। पेक्यूनियरी क्या होता है? पैसों वाला, मतलब हर जगह पैसा नहीं हो, अगर हम कुछ और तरह से फैसिलिटी दे रहे तो भी वो बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द अबाउ, ऊपर जो हमने ए में पढ़ा है उसके आगे पीछे की सर्विसेज या गुड्स जो भी है। इसमें एक हाईलाइट करके एच इंक्लूड किया गया है, एच को इंक्लूड किया गया है यानी कि बोल्ड है। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिसेटर और अ लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब। कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया कंसिडरेशन के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी कोशिश कर रही हूँ कि आपको चार्ट के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकूँ। ओके फ्रेंड्स, हम चार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जी फ्रेंड्स, कंसिडरेशन मीन्स एनी पेमेंट वेदर मनी और अदरवाइज बाय रिसिपिएंट और थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। ध्यान रखेंगे, थर्ड पार्टी से पैसे मिले हैं ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, जो कि रिसिपिएंट को ही देने थे। हमें डायरेक्ट रिसिपिएंट से ना मिलके किसी थर्ड पार्टी से मिला है। ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट फॉर दैट सप्लाई विच यू मेक। कंसिडरेशन डन, मीन्स हो गया। नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है AS 12 आपने पढ़ रखा, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट में क्या होता है? आपको सब्सिडीज मिलती है, ग्रांट्स मिलते हैं कुछ तरह के अलग अलग। अब उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो आपको सब्सिडी दी है वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होता है, आप समझ रहे हैं? ये क्यों इतना रेलेवेंट है कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट वैल्यूएशन का चैप्टर है, उसमें कंसिडरेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब उसमें कंसिडरेशन को मेन लिया गया कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडी का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन। मेरे ख्याल से पढ़ने पर ही क्लियर है। हमने कोई डिपॉजिट दे रखा सामने वाली पार्टी को, लेट सपोज हमने कोई डिपॉजिट दे रखा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ तो आप इसे यूज़ कर लीजिएंगे। यस, कंसिडरेशन। अब हम पढ़ते कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स, ध्यान से पढ़ेंगे इसमें, इंक्लूड क्या था हमारा? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, पैसे हो या ना हो, बार्टर चलेगा यहाँ पर, हाँ चलेगा ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ वेदर बाय रिसिपिएंट और बाय एनी थर्ड पर्सन, अदर पर्सन मीन्स थर्ड पर्सन, आप लिख लीजिए यहाँ पर। बट शेल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है? एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओह माय गॉड, ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। द मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मीन्स जो मनी के रूप में हो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई of goods or services of both whether by the recipient or third party. Done. But shall not include any subsidy given by the central government, state government. Same बात, almost. ऊपर क्या था? स्टार्टिंग वर्ड पेमेंट मेड और टू बी मेड, नीचे क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट। डन। However, a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply
अगर तो वो कंसिडरेशन एज कंसिडरेशन डिपॉजिट को अप्लाई नहीं करेगा तो वो हमारा कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, अदरवाइज होगा। एक्शनेबल क्लेम नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आप प्लीज रीड कीजिएंगे, मैन्युफैक्चर रीड कीजिएंगे, मनी रीड कर लीजिएंगे, नॉट सो मच टफ। टैक्सेबल सप्लाई भी इजी है, मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। लेविएबल सेक्शन हमारा 9 होता है, जीएसटी लेवी सेक्शन, लेवी एंड कलेक्शन 9 सेक्शन। आप प्लीज यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, लाइन 9 सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन सा एक्ट है ये हमारा? टैक्सेबल समझ में, लेविएबल का मतलब सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। डन फ्रेंड्स। टैक्सेबल टेरिटरी टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। क्या जेएनके टैक्सेबल टेरिटरी है? प्लीज आंसर दीजिए, जेएनके टैक्सेबल टेरिटरी है? बिफोर 8 जुलाई जेएनके टैक्सेबल टेरिटरी कभी नहीं थी, आफ्टर 8 जुलाई जेएनके टैक्सेबल टेरिटरी हो गई। डन फ्रेंड, टैक्सेबल टेरिटरी आपको समझ में आ गया होगा। सर्विसेज, ओके, इसका भी छोटा सा चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओह माय गॉड, गुड्स में क्या क्या था? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस एटसेट्रा। ओके, अदर देन गुड्स यानी कि सर्विसेज। सर्विसेज मतलब आप समझ रहे हो, सर्विसेज मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हुई, जो कि गुड्स में है, वो सर्विसेज में नहीं है। तो अदर देन गुड्स यानी कि जो गुड्स में नहीं है वो सारे सर्विसेज में हो गए, मनी एंड सिक्योरिटीज भी नहीं है, यानी कि एक वर्डिंग ध्यान से सुनेंगे, मनी एंड सिक्योरिटीज में नहीं है, यानी कि गुड्स में भी एक्सक्लूड थे मनी एंड सिक्योरिटीज, सर्विसेज में भी एक्सक्लूड है। आप प्लीज एक चार्ट बनाइए सर्विसेज का, उसमें एक्सक्लूड कर दीजिए मनी एंड सिक्योरिटीज। आपको समझ में आ रहा है शायद चार्ट कैसे बनाना है। बट इंक्लूड, इसमें भी इंक्लूड बना लीजिए ना, बिल्कुल बना लीजिए। इंक्लूड्स रिलेटिंग एक्टिविटीज टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्शन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म, यानी कि रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। रुपए और डॉलर तो नहीं है क्योंकि वो मनी में है। ओके डन, वो तो गुड्स भी नहीं, सर्विसेज भी नहीं है। मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने मुझे 100 रुपये के अकॉर्डिंग जितना डॉलर बनता था वो दे दिया। मैं एग्जांपल लेती हूँ 75, मैंने आपको 75 रुपये दिया, आपने मुझे $1 दिया। इज दिस अ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज? सप्लाई है ये? बिल्कुल नहीं है, गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं, सर्विसेज की में भी नहीं है। सप्लाई कब होगी? जब वो गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन में फॉल करती हो। ओके डन। तो इसमें क्या वर्डिंग्स ऐसी बोली गई है कि वो फॉल कर रहा है जबकि पैसों से रिलेशन है। ओके, इसने वर्ड यूज किया कन्वर्जन बाय कैश। मैंने आपको 78 रुपये दिया, आपने मुझे $1 दिया, 3 रुपये आपने मुझसे एक्स्ट्रा कमाए, वो आपने अपने सर्विस चार्ज लिए। फॉरेन एक्सचेंज के जो मनी एक्सचेंजर्स होते हैं वो यही काम करते हैं, वो अठन्नी चवन्नी रख लेते हैं, परसेंटेज होते हैं उनके, 0.5% उनका, 0.05% उनका। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आपके सामने चार्ट ओपन करती हूँ फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, सर्विसेज का चार्ट। सर्विसेज मीन्स अदर देन गुड्स। इंक्लूड क्या है, एक्सक्लूड क्या है? एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज प्लस, ध्यान रखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होता है। गुड्स एंड सर्विसेज में मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होता है। इंक्लूड क्या होता है? पहली बात तो मीन्स हो गया अदर देन गुड्स। ओह माय गॉड, अदर देन गुड्स फ्रेंड्स, अदर देन गुड्स। गुड्स में क्या क्या आता है? मीन्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। और अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या हो गई? सर्विसेज। सोचो, थोड़ा सोचो। इंक्लूड क्या है सर्विसेज में? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। मनी नहीं इंक्लूड होता है, लेकिन मनी की रिलेटिंग में जो सर्विसेज होती है वो इंक्लूड होती है सर्विसेज में। लाइक मनी एक्सचेंजर, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट किया, उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, दैट्स कॉल्ड सर्विस। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, लाइक मनी एक्सचेंजर। बुक में ऑलरेडी है फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, देन
सर्विसेज की डेफिनेशन ओके है। कुछ डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। गुड्स, सर्विसेज प्लस आगे आएगा कंसिडरेशन।